सीयूईटी का भी फॉर्म मत भरना, खाली लिमसेट भर के छोड़ देना। क्यों नहीं भरा वीआईटी का फॉर्म? तो जिसका भर सकते वो तो भर सकते थे कि नहीं? जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, कितने लोग हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा था? सबका कर रहा है, और फिर भी भरा नहीं है, क्यों? फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें? कि आईआईटी का भी फॉर्म नहीं भरा था, वीआईटी का भी नहीं भरा? कोई फॉर्म मत भरो तुम। जाना नहीं जाना अलग बात होती है। तुम पहले फर्स्ट रैंक लाओ उसमें, और फिर उसको लात मारो तो समझ में आता है। कोई चीज को नकारने से पहले उस पे फतेह हासिल करो। अचीव कुछ किया नहीं है और लात मार रहे हैं। जाना नहीं जाना अलग बात है, पहले एग्जाम तो निकाल के बताओ। फाइट तो करके बताओ दूसरे लोगों से पहले, फिर बाकी लोग तो छापेंगे ही 100 में से 100, क्योंकि कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा है। ऐसा कोई यहां पर जिसने फॉर्म भरा है? बहुत सारे बच्चे हैं जो आए नहीं, और जो ये यहां बैठते सारे बैठे हैं वो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं भरे हैं। वो भी तो बैठे हैं ना यहाँ पर इतने सारे सब। तुम ये बता रहे हो कितने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, ये जो इतने सारों ने नहीं भरा है वो क्या? करो सॉल्व। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है 11 से लेकर 21 तक के।
कैपिटल ए का आस्की कोड बोलो। कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65 और स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97। तो यहां पर अब हमें 65 तो हमें डेसिमल में दिया नहीं है, डी मतलब डेसिमल, तो हमें फिर इसका बाइनरी और हेक्साडेसिमल निकाल के देखो और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देखो, बी। ठीक है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 16 से डिवाइड करके, तो ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, 8 बिट से कितने डिफरेंट कैरेक्टर बन सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 8, 256। ठीक है, नेक्स्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर। कोई भी अगर हमारा बाइनरी नंबर है तो उसका जो पहला बिट होता है वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो आखिरी बिट होता है वो कहलाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमसे पूछा गया है द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू एन ऑड डेसिमल नंबर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या रहेगा कि वो ऑड नंबर को बताएगा। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 होता है तो वो इवन नंबर को बताता है, और अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 होता है तो वो ऑड नंबर को बताता है। तो हमें ऑड नंबर के लिए पूछा गया है, मतलब वहां क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा x इंटरसेक्शन z। इंटरसेक्शन को हम डॉट से डिनोट कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा y इंटरसेक्शन z। और इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन इसका मतलब प्लस। तो x डॉट z प्लस y डॉट z, अब यहां से z कॉमन निकल जाएगा तो इसमें हम बोल सकते हैं x प्लस y। तो z डॉट x प्लस y, ऑप्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनियन को प्लस से। क्लियर, नेक्स्ट, अब ये पूरी कहानी लिखी है फालतू की, मेन पॉइंट इतना है कि बस इसको सॉल्व करना है। x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, इसको बस सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स वाई, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स होता है और इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा कितना? 1 प्लस वाई, और 1 प्लस एनीथिंग 1 हो जाता है तो बचेगा कितना? x, ऑप्शन डी।
क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड? ए और ए कॉम्प्लीमेंट बराबर नहीं होते हैं, ये नॉट वैलिड हो गया। बाकी अभी मैंने बताया 1 प्लस एनीथिंग 1, ए इंटू ए कितनी बार भी लिखो ए ही आएगा, ए प्लस 0 ए ही होता है। नॉट वैलिड पूछा है मतलब ए इज नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अभी क्या बोला मैंने? 1 प्लस एनीथिंग 1 होता है, तो 1 प्लस वाई भी क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा बोलो? क्या बोला गया है? व्हेन टू बाइनरी नंबर्स आर एडेड देन द ओवरफ्लो विल नेवर अकर। इफ दो अगर बाइनरी नंबर को हम अगर ऐड करते तो ओवरफ्लो कब नहीं होता है? तो मैंने दो कंडीशंस बताई है ओवरफ्लो कब नहीं होता है। अगर एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव हो दूसरा नहीं, मतलब दोनों सेम साइन के नहीं होने चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ओवरफ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कब 100% नहीं होगा? जब दोनों अलग अलग साइन के होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी सी इन और सी आउट को यूज करके, सी इन और सी आउट, अगर इनका हम जोर करते हैं और अगर 1 आता है तो ये हमें बताता है ओवरफ्लो, और अगर ये 0 आता है तो ये बताता है नो ओवरफ्लो। ठीक है, और जोर ऑपरेटर 1 कब देता है? जब दोनों डिफरेंट होते हैं। जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो 1 देता है, जब सेम होते हैं तो 0 देता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? बोथ द नंबर आर ऑफ सेम साइन, दोनों अगर सेम साइन के हैं तो ओवरफ्लो हो भी सकता है। द कैरी इनटू बिट साइन पोजीशन, देखो अब क्या बोला गया है, समझना पड़ेगा कि कैरी इन कहां पर बोला गया है। तो जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 1011 और एक नंबर है तुम्हारा 1101, मान लो ये नंबर है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो हो सकता है क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। ठीक है, और पहला बिट जो है वो क्या बताता है? साइन बिट को बताता है। तो कैरी इनटू द साइन बिट पोजीशन, अगर हम कोई कैरी लाते हैं साइन बिट पोजीशन पर तो उसको हम क्या बोलते हैं? सी इन, कैरी इन साइन बिट पोजीशन, एंड आउट ऑफ द साइन बिट पोजीशन, और साइन बिट से जो आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सी आउट। मतलब ये सी इन और सी आउट की ही बात कर रहा है। और बोला है आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं होते तो, अगर वो इक्वल नहीं होते तो वो 1 होगा, और 1 पे ओवरफ्लो होता है। और आर ऑफ आर नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल है ना, तो अगर इक्वल नहीं होते तो 1 होता है, और इक्वल होते हैं तो 0 होता है। तो 0 पर नो ओवरफ्लो, मतलब कि द कैरी इनटू साइन बिट पोजीशन एंड आउट पोजीशन आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ओवरफ्लो नहीं होगा। क्लियर? और लास्ट बोला है कैरी इनटू साइन बिट पोजीशन इज 1, सिर्फ इस बिट से नहीं पता चल सकता, सी इन और सी आउट दोनों पता होना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, जो भी पॉइंट्स है वो नोट करते हुए चलना, और इस तरह से नोट कर लेना कि फाइनल एग्जाम के दिन ये पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ तो सारे रिवाइज हो जाए। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो नोट डाउन करते चलो, और वही पेज लास्ट के एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के रख जाओ, ताकि सारे पॉइंट्स जो है वो रिवाइज आ जाए कि कब ओवरफ्लो होता है कब नहीं होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 क्या बताता है, 1 क्या बताता है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो हर एक पॉइंट का, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले सब वो पढ़ के जाओ तो याद रहे।
तो दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं नंबर्स और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ओवरफ्लो होता है, या दोनों नेगेटिव होते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो इन दो केसेस में क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो ओवरफ्लो नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, साइन बिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ओवरफ्लो होगा। दोनों नंबर पॉजिटिव है और रिजल्ट नेगेटिव आए, या दोनों नंबर नेगेटिव और रिजल्ट पॉजिटिव आए, मतलब ओवरफ्लो। कॉमन सेंस से पता चलेगा कि दो नंबर पॉजिटिव है और अगर मैं उनको ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव आया है इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी क्या हुई है? ओवरफ्लो। और दोनों अगर नंबर नेगेटिव थे और रिजल्ट आया पॉजिटिव, लेकिन आना क्या चाहिए था? नेगेटिव, तो इसका मतलब गड़बड़ी हुई है, और वो गड़बड़ी क्या है? ओवरफ्लो। ठीक है, सम करना है। 1, 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 और 10, तो क्या हो गया? 1 0 1 0 0 1, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन मत मांगना, ठीक है ना, उसको सीधे याद करते चलो। एक्सप्लेनेशन होगा भी तो उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे याद करते चलो बस। 1 पेटाबाइट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो हमें याद रहना चाहिए क्या? कोई मिल गया था, कोई मिल गया था पर एक जोया। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। ठीक है, देख लेना कोई मिस तो नहीं हुआ ना। ठीक है, ये हो जाता है 2 रेज टू द पावर 10 बाइट्स, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली 2 रेज टू द पावर 10 कितना होता है? 2 रेज टू द पावर 10 एक्चुअली होता है 1024 बाइट, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली 1000 के बराबर बोल सकते हैं। तो इसको कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है 10 की पावर 3 बाइट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 10 रेज टू द पावर 6 बाइट। जैसे यहाँ पर 10 10 से इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पर 3 3 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 9 बाइट्स, 10 रेज टू द पावर 12 बाइट, 10 रेज टू द पावर 15, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 18, 10 रेज टू द पावर 21, 10 रेज टू द पावर 24। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 पेटाबाइट, ठीक है, तो 1 पेटाबाइट अगर है तो 1 पेटाबाइट में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्साबाइट। लेकिन यहाँ पर एक्साबाइट नहीं दिया है। ठीक है, और फिर अगर मैं प्रीवियस वाले पे जाऊं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम टीबी में 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सबी बन जाएगा, और यहाँ पर 1000 का डिवाइड करेंगे तो टीबी बन जाएगा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि टीबी में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टीबी बन जाएगा, क्योंकि क्या है, पावर में 3 3 का डिफरेंस है ना, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पीबी बन जाएगा, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सबी बन जाएगा। तो 1 टीबी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 पीबी बन जाएगा। ठीक है, तो 1 पीबी इज इक्वल टू 1000 टीबी। क्लियर है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड 2-3 साल में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। बताओ 1 MB इज इक्वल टू हाउ मैनी zettabyte? MB को zettabyte में कन्वर्ट करो, MB टू zettabyte। वन zettabyte is equal to how many MB and 1 MB is equals to how many zettabyte? देखो अब 10 की पावर में लिखना है या 2 की पावर में लिखना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो कि मुझे 10 की पावर में लिखना है तो 1 MB से जाना है, ऑब्वियसली MB छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे इसको zettabyte में कन्वर्ट करना है तो मैं ये बोलूंगा कि -3, -6, -9, -12, -15, मतलब 10 रेज टू द पावर -15 zettabyte, ठीक है। और अगर मुझे ये लिखना है कि 1 zettabyte इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, तो MB से zettabyte में जाना है, तो +3, +6, +9, +12, +15, 10 रेज टू द पावर 15 MB। या फिर मुझे 2 की पावर में लिखना है, ठीक है। तो 2 की पावर में लिखना है तो 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी zettabyte, ठीक है। तो यहां पर मैं देखो -10 होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है पावर में -10, तो यहां पर -10, -20, -30, -40, -50, तो 2 रेज टू द पावर -50 zettabyte। और अगर 1 zettabyte इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, तो यहां पर देखो +10 होता जा रहा है पावर में, तो यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 2 रेज टू द पावर 50 MB। आया समझ में? 2 रेज टू द पावर में लिखना है या 10 रेज टू द पावर में लिखना है उस पर डिपेंड करता है। आगे 1 का मल्टीप्लाई करके भी तुमको लिखा हुआ मिल सकता है, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -15, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 15, इस तरह से। अब मुझे बताओ एक्साबाइट को टीबी में क्या लिख सकते हैं और योटाबाइट में क्या लिख सकते हैं? 1 exabyte is equals to how many TB and how many yottabyte? 10 की पावर में भी बताओ, 2 की पावर में भी बताओ। वन एक्साबाइट, ठीक है। तो 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू, तो एक्साबाइट से मुझे टीबी पे जाना है, ठीक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ऊपर जाना है तो पावर कम करेंगे, तो -3 और -6, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -6, क्या था टीबी ना। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे जाना है तो पावर प्लस होगी, तो +3 और +6, तो 10 रेज टू द पावर +6 योटाबाइट। या फिर हम अगर 2 की पावर में कहना चाहें तो यहां पर पावर माइनस होगी, तो -10 और -20, तो 2 रेज टू द पावर -20 TB। और अगर आगे जाएंगे तो 2 रेज टू द पावर
20 योटाबाइट। आया समझ में? क्लियर है? हाँ, उल्टा लिख दिया आई थिंक, एक सेकेंड। उल्टा लिख दिया कि यहां से अगर मुझे मतलब यहां से यहां जाना है ना, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इस पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ, हाँ यहाँ पर भी +6 और -6 होगा। एक सेकेंड चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिट छोटी है और ये यूनिट बड़ी है, तो इसमें हम पावर ऐड करेंगे तब वो इस पे पहुंचेगा, ठीक है ना। कभी कंफ्यूज हो जाना, प्लस करना है माइनस करना है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये यूनिट छोटी है और ये यूनिट बड़ी है, तो छोटे में हम प्लस करेंगे तभी तो वो बड़े के बराबर आएगा, है ना। तो छोटे में हम प्लस करेंगे तो बड़े के बराबर आएगा, और बड़े में माइनस करेंगे तो वो छोटे के बराबर आएगा। क्लियर? ठीक है, अब बन जाएगा। आगे बढ़े। इस तरीके से एनालिसिस होता है। एनालिसिस ये नहीं होता कि एक क्वेश्चन कर लिया तो हो गया काम, उससे रिलेटेड अगर मिलता जुलता कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो बनना चाहिए। क्लियर? क्या आ रहा है बोलो? एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, देखो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन चलती है तो उसको दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है इनपुट आउटपुट और एक होता है सीपीयू, ठीक है ना। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन चलती है तो थोड़ी सी देर वो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी और थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी देर के लिए इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी और सीपीयू के लिए जाएगी। जो इनपुट आउटपुट के लिए जाते हैं उसको हम, ज्यादा से ज्यादा जिसको इनपुट आउटपुट चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल बता रहा हूं। और जिस इंस्ट्रक्शन को सबसे ज्यादा सीपीयू की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है जिसके अंदर 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो अगर मान लो 10 लाइन का कोड लिखा है और उसमें से कुछ 2 या 3 लाइन है जो इनपुट आउटपुट चाहिए, जैसे कि मान लो कि मैं प्रिंटएफ या स्कैनएफ यूज कर रहा हूं, तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ किसको यूज करने वाला है, मॉनिटर या कीबोर्ड को, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज करेगा। और बाकी हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो वो हमारा प्रोसेसर में काम करेगा। तो हमारा जो भी प्रोग्राम रहता है उसमें हमने कितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी है इनपुट आउटपुट की और कितनी इंस्ट्रक्शन लिखी है सीपीयू की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कि अब सीपीयू को किसी का वेट करने की थोड़ी ना जरूरत है, वो तो फिर जो हमने उसको टास्क दिया है वो 1 सेकेंड में हजारों लाइन का कोड एग्जीक्यूट करने के कैपेबल है, हजारों लाखों लाइन का कोड एग्जीक्यूट करने के कैपेबल है। लेकिन वही इंस्ट्रक्शन अगर इनपुट आउटपुट के लिए चले जाएगी, तो तुम्हारे लिए अगर स्कैनएफ में अगर कोई आ गया कि तुम इनपुट दो 2 वेरिएबल, तो वहां पर तुम्हारा इनपुट देने में हो सकता है तुमको 10 सेकंड लग जाए, तो इसका मतलब वहां पर एक इंस्ट्रक्शन को चलने में ही 10 सेकंड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे इनपुट के ऊपर। जब तक तुम इनपुट नहीं दोगे वो अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलाएगा, और उतनी देर हमारा सीपीयू खाली बैठा रहेगा, उतनी देर हमारा सीपीयू खाली बैठा रहेगा। और हमारा टास्क ये होता है कि सीपीयू को खाली नहीं रखना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है कि पैरेलली प्रोसेसिंग की जाती है, कि एक प्रोसेस अगर यहां पर चल रही है P1 और अगर वो सीपीयू में काम कर रही है तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो इनपुट आउटपुट के लिए काम करने के लिए चले जाएगी तो हमारा सीपीयू क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देंगे, जब तक वो इनपुट आउटपुट कर रहा होगा तब तक ये प्रोसेस 2 अपना काम कर लेगी। और फिर जब इस तरह से कंटेक्ट स्विचिंग होता रहता है, कभी थोड़ी देर P1 चलेगी, फिर P2, फिर P2, फिर P1, इस तरीके से कंटेक्ट स्विच होता रहता है, इसको हम बोलते हैं कंटेक्ट स्विचिंग, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है कंप्यूटर को कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मिक्सचर हो,
इस तरह से मिक्सचर हो कि कोई एक प्रोसेस है जिसको इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा चाहिए तो उसको मिक्स करा जाएगा उसके साथ जिसको कि इनपुट आउटपुट कम चाहिए है। एक प्रोसेस है जिसको सीपीयू ज्यादा चाहिए तो उसको मिक्स किया जाएगा किसके साथ, जिसको सीपीयू कम चाहिए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बोला गया है, दूसरी बात कि इनपुट आउट जब भी सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है तो वो प्राइमरी मेमोरी से लेकर आता है। कहां से लेकर आता है? प्राइमरी मेमोरी, जिसको कि हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी कई सारी, किसी को भी हम बोल सकते हैं। नॉर्मली हम रैम को बोलते हैं, लेकिन रैम अकेला प्राइमरी मेमोरी नहीं होता। हम रोम को भी प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, हम रजिस्टर को भी प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, हम कैश को भी प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। उन सभी मेमोरीज को हम प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं जिससे कि सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, हार्ड डिस्क को छोड़कर, सेकेंडरी डिवाइसेस को छोड़कर बाकी सबके साथ सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो फास्ट होते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है। तो हमारा सीपीयू जो होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो हम उसको हार्ड डिस्क से कम्युनिकेशन के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि हार्ड डिस्क स्लो है और ये बहुत फास्ट है। तो ये उन दोनों के बीच का होता है, रैम और कैश रजिस्टर। ये ना ही बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं है। तो अगर हमें कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा सीपीयू को तो वो इनसे करेगा। और इनपुट आउटपुट भी जो हम देंगे वो कहां जाएगा, रैम में या रजिस्टर में। ठीक है, जो भी हम इनपुट देंगे तो वो कहां जाएगा, रैम में जाएगा, और फिर रैम से फिर सीपीयू उसको फैच करेगा। जैसे कि मान लो मुझे x प्लस वाई करना है, और x और y की इनपुट के लिए मैंने लिखा हुआ है कि स्कैनएफ, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि दोनों की वैल्यूज को मैं लेना चाहता हूं x और y की। ठीक है, तो यहां पर अब x और y की वैल्यू पहले कहां जाएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास हमारा आया कंट्रोल, इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इनपुट लिया x और y, वो कहां गया, रैम में गया, और फिर रैम से सीपीयू ने x और y की वैल्यू ली और उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और उसका रिजल्ट फिर से रैम में भेज दिया। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी की। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला गया है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस का जो फ्लो होता है वो किसके बीच में होता है, कैशे मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब मेन मेमोरी बोल दोगे तो सुपर सेट हो जाएगा वो, और मेन मेमोरी में ही मेनली होता है। कैश में मोस्टली हम रैम का पार्ट रखते हैं। ठीक है, रैम का कुछ पार्ट हम कैश में रखते हैं और कुछ पार्ट हम रजिस्टर में रखते हैं ताकि हमारा और फास्ट हो सके काम। तो हमारा कम्युनिकेशन किससे हो जाएगा फिर, यहाँ पर मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में हमारा जो कंट्रोल है वो फ्लो करेगा। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस में भेजेंगे या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेन मेमोरी में भेजेंगे। क्लियर है? जैसे कि मान लो मुझे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो कहां पे रखा होगा, वैल्यू मेन मेमोरी में, और उसको हम मॉनिटर पे प्रिंट कर देंगे। या फिर मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड है मेरा, वहां से मुझे इनपुट लेना है एक्स और वाई, उसको काम कहां पे ले लेंगे, मेन मेमोरी में। और ये जो एक्स और वाई क्या है, इंफॉर्मेशन है जिसका की फ्लो हो रहा है इन दोनों के बीच में। क्लियर है? कर लो नोट। रोम इज द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, लिख लिया।
नेक्स्ट, इसके लिए एक हायरार्की बनवा देता हूं मैं, इसको नेट से निकाल लेते हैं। मतलब इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में एक हायरार्की मैंने बनवाई है। अब इसको नेट से निकाल लेते हैं, रुक जाओ। ये डायग्राम बना लो। इंक्रीज इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। ठीक है, तो सबसे फास्ट होता है हमारा रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कैश मेमोरी, जो कि हम स्टैटिक रैम भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारी मेन मेमोरी, जिसको कि हम डायनामिक रैम बोलते हैं। इस पे एस रैम और डी रैम पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमारा होता है हार्ड डिस्क, जो कि मैग्नेटिक डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम सेकेंडरी डिवाइस भी बोलते हैं। और ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें कि हमारी सीडी डीवीडी आती है। और फिर होता है मैग्नेटिक टेप। तो ये मतलब कि जो स्लो के ऑर्डर में है ना, मतलब फास्ट टू स्लो, ये सबसे फास्ट होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे स्लो कौन सा होता है? मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अब जो ऑब्वियसली सबसे फास्ट होगा वो सबसे कॉस्टली होगा, और जो सबसे स्लो होगा वो सबसे चीपर होगा। तो हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो ये सबसे सस्ता होगा, फिर ये उससे महंगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये सबसे सस्ता होगा, फिर ये उससे महंगा, और इस तरीके से सबसे महंगा कौन सा होगा? रजिस्टर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम पे जो क्वेश्चन आया था, तो डी रैम जो होता है वो चीपर होता है एज कंपेयर टू एस रैम, और ये जो होता है वो फास्ट होता है, और ये स्लो होता है। ठीक है, उसी तरह से रजिस्टर पर पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई सालों में आए हुए हैं, तो इसको याद कर लो। ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे पर बिट की कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे वो फास्ट होता जाएगा, तो जितना फास्ट होता जाएगा उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी।
इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम भी वहां पर बढ़ता जाएगा। एक्सेस टाइम मतलब कितनी जल्दी हम उसमें से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो एक्सेस टाइम यहाँ पर एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर ये उल्टा एरो है, ये क्या है, ये देखो ये डाउनवर्ड एरो है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हमारा एक्सेस टाइम इंक्रीज होता जाएगा। यहां से ऊपर जाएंगे तो हमारा एक्सेस टाइम डिक्रीज होगा, और यहां से जब हम आएंगे तो हमारा एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा। सबसे कम एक्सेस टाइम होता है रजिस्टर का, है ना। एक्सेस टाइम का मतलब समझ में आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि फास्ट है मतलब उसका एक्सेस टाइम ज्यादा होगा, नहीं। एक्सेस टाइम सबसे कम होगा। एक्सेस टाइम मतलब कितनी जल्दी हम उसमें से डेटा को फेच कर लेते हैं। तो जितना फास्ट होगा उसका एक्सेस टाइम उतना कम होगा, और जितना स्लो होगा उसका एक्सेस टाइम उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ एरो है, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जितना सस्ती हमें जरूरत होगी, मतलब जितना ज्यादा हमें स्टोरेज करना होगा वहां पर हम सस्ते डिवाइस को यूज करेंगे, और अगर मुझे स्पीड से मतलब होगा तो हम फास्ट डिवाइस को यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मुझे कंप्यूटर को इस तरह से रखना है कि उसकी कॉस्ट भी ज्यादा ना बढ़े, तो सबसे कम में लगाऊंगा रजिस्टर, उससे ज्यादा लगाएंगे कैश मेमोरी, उससे ज्यादा लगाएंगे मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क, फिर सीपीयू, फिर मैग्नेटिक टेप। इस तरीके से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको यूज करेंगे, क्योंकि ये सबसे महंगा होगा और ये सबसे सस्ता होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन कैपेसिटी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम उसको ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा स्टोरेज के लिए यूज करेंगे। और एक्सेस टाइम भी हमारा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे। तो इंक्रीज इन एक्सेस टाइम एंड कैपेसिटी व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो हमारा एक्सेस टाइम जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है। और कॉस्ट ऑफ पर बिट बढ़ती जाएगी। ठीक है, बाकी इसकी शॉर्ट समरी भी अगर देखना चाहो, वैसे तो मैंने बता दिया है, तो वही सब इसमें शॉर्ट में लिखा भी हुआ है कि कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी मतलब हम उसके अंदर कितना वॉल्यूम स्टोर कर सकते हैं। एक्सेस टाइम मतलब कि हम उसको कितनी जल्दी रीड और राइट उसके अंदर से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस और ये सब, खैर कॉस्ट पर बिट की कितना वो महंगा होता है सस्ता होता है, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सारा कुछ है पढ़ने के लिए, तो लेकिन इतने में तुम्हारा काफी काम हो जाएगा, है ना। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे बेस्ड बन जाएंगे इससे। ठीक है, तो यहां पर अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द हाईएस्ट टाइम इन टेकिंग द बैकअप फ्रॉम द डेटा। मतलब कि एक्सेस टाइम किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम किसका होगा, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तुम्हारी पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव किस में आएगा, सेकेंडरी डिवाइस में आएगा। सीडी कहां पर आएगा, ऑप्टिकल डिवाइस में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक टेप भी तुम्हारा वहीं पर आएगा, कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, रोम अभी मैंने तुमको बताया क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। कंपाइलर किस तरीके के एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, नहीं आइडेंटिफाई कर, द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट, जो फाइंड कर सकता है, कौन सा, सिंटेक्स एरर। सिर्फ सिंटेक्स एरर आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमने कहीं पर सेमीकोलन नहीं लगाया, कहीं पर हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया है, प्रिंटफ का पी कैपिटल लग दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो इस तरह की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं, जिसको कि हम सिंटेक्टिकल एरर बोलते हैं, उनको ही आइडेंटिफाई कर सकता है हमारा कंपाइलर, और किसी को नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, लॉजिकल एरर जैसे कि मान लो प्लस की जगह माइनस लगा दे, बोलो। लॉजिकल एरर मतलब कि प्लस की जगह माइनस लगा दिया। हाँ, कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, कोई नहीं। लॉजिकल एरर कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता इंसान के अलावा, इसीलिए जॉब बची हुई है। ठीक है, इंटरनल एरर कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट हो सकता है। सिमेंटिक एरर जो हमारा, अब जब तुम उसका पढ़ोगे, कंपाइलर डिजाइन पढ़ोगे, तो उसमें सिमेंटिक फेस होता है, तो उसमें अगर कोई एरर आ जाती है तो वो
तो ये सब कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई कर सकता है। क्लियर? करो सॉल्व। इंटर क्या? बताता हूँ, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का पूछ रहे हो ना? क्या आ रहा है? सॉल्व तो नहीं करना, ठीक है? डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? ये इसको तो कन्वर्ट डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो 10 है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो इसको 2 कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, -6 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर -60, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 2 कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, ठीक है? नेक्स्ट, 8 बिट की रेंज 2 कॉम्प्लीमेंट में -128 टू +127, फॉर्मूला याद है ना? ठीक है, ये रेंज होती है, n की जगह पर नंबर ऑफ बिट रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये होती है 2 कॉम्प्लीमेंट की रेंज,
वंस कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड की रेंज में यहां पर माइनस आ जाता है। या फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट की और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की जो रेंज होती है वो सेम होती है। और अगर अनसाइंड नंबर है, अगर अनसाइंड नंबर है तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर 2n और -1 अलग से। फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए था। क्लियर है? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का क्या कंपैरिजन है? प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो फास्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। जो फास्ट होगा वो एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो रैम हो गई हमारी प्राइमरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क जो है वो हमारी हो गई सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी से भी फास्ट कौन है? कैश। और कैश से भी फास्ट कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर इज द फास्टेस्ट डिवाइस। और रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है ना, फ्लिप फ्लॉप्स से मिलकर रजिस्टर बनता है। फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट। एक बिट एक फ्लिप फ्लॉप में लगती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर 16 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है रजिस्टर। तो अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 फ्लिप फ्लॉप, 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? Which of the following unit is the supervise each instruction in the CPU? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सबको मैनेज करता है, सबको कंट्रोल करता है। एक्यूमुलेटर भी एक तरीके का रजिस्टर है जो कि मोस्टली सीपीयू यूज करता है। अगर हमारे पास कोई भी कुछ सीपीयू अगर डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट करेगा बिना मेंशन करे रजिस्टर का नाम, तो वो किसको सबसे ज्यादा यूज करता है? एक्यूमुलेटर को। तो एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाला रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर है। कंट्रोल रजिस्टर्स में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें कि हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। लॉजिकल मतलब कि कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेशंस, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, तो वो सब आ जाएंगे। और बाकी इन सबको कंट्रोल करने का, सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। क्लियर? इंटरमीडिएट रिजल्ट और हर तरीके के जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूमुलेटर में रखे जाते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्जन है सीधा सीधा, डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लो।
ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है बाइनरी नंबर का, तो 3 3 की पेयरिंग कर दो, तो 7 और 2 72। ठीक है, नेक्स्ट 2013। ये तुमको मैंने बताया हुआ है, सारे सर्किट्स हम किसकी मदद से बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर की मदद से हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं, या फिर नैंड गेट से, या फिर नॉर गेट से। ठीक है ना? और कहा किस किस से हम बना सकते हैं? देखो, जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं बताते जाता हूँ। एक तो नैंड गेट से हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं, नॉर गेट से हम किसी भी सर्किट को बना सकते हैं। अब नैंड और नॉर जिससे बन सकता है, उस सबसे भी हम सारे सर्किट बना सकते हैं। तो नैंड किससे बनता है? एंड गेट और नॉट गेट की मदद से। एंड के ऊपर नॉट लगा देते तो क्या बन जाता है? नैंड गेट बन जाता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो जाएगा। उसके बाद और गेट के साथ अगर मुझे नॉट गेट मिल गया तो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक एंड गेट है, ठीक है, और एक जोर गेट है, और एक वन है, ठीक है, तो जोर के साथ वन मिलकर क्या बना देता है? नॉट गेट का काम करता है। ठीक है ना? जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये जोर गेट लगा हुआ है, और इसमें मैंने एक में वन पास कर दिया, और यहां पर मैं दे देता हूं एक्स। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो जीरो हो सकती है, या तो वन हो सकती है। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू जीरो दी, तो वन और जीरो क्या होगा? वन। तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास? वन आएगा। और अगर मैंने वन दिया तो वन और वन जीरो, तो आउटपुट में क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब जो भी मैं इनपुट दूंगा उसका कॉम्प्लीमेंट होके आ जाएगा। कब? अगर मेरे मेरे जोर गेट में एक इनपुट क्या कर दिया? वन कर दिया, तो जोर गेट और वन मिलकर नॉट गेट का काम करता है, और नॉट गेट और एंड गेट मिलके नैंड गेट बन जाएगा। तो ये भी एक यूनिवर्सल गेट हो सकता है, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से और गेट भी हम यूज कर सकते हैं। और गेट, जोर गेट और वन, क्योंकि जोर गेट और वन मिलके नॉट गेट बना देगा, और गेट और नॉट गेट नॉर गेट बन जाएगा, और नॉर गेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? एंड गेट के साथ में हम एक्स नॉर गेट यूज कर लें, और उसके साथ में क्या यूज कर लें? जीरो। एक्स नॉर गेट के साथ में जीरो यूज कर लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास मान लो कि एक्स नॉर गेट है, और इसके एक इनपुट पर जीरो कर दिया, तो अब ये भी कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी तो सेम पर क्या देगा ये? वन। और डिफरेंट पर क्या देगा? जीरो। तो एक्स नॉर और जीरो भी नॉट का काम करेगा। उसी तरह से और गेट के साथ एक्स नॉर और जीरो, ये भी यूनिवर्सल की तरह काम करेंगे। ठीक है, और बाद में मल्टीप्लेक्सर तो होता ही है। ठीक है, हाफ एडर भी होता है, लेकिन हाफ एडर कंप्लीटली नहीं होता। ठीक है, कहीं कहीं पर हमें उसमें एक्स्ट्रा गेट्स की जरूरत पड़ सकती है। अगर कभी मल्टीप्लेक्सर और इनके अलावा कुछ ना दिखे और हाफ एडर दिया हो तो हाफ एडर लगा सकते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्सर दिया है तो मल्टीप्लेक्सर मोर करेक्ट है। क्लियर? और कुछ याद आ रहा है तो बता दो। नहीं, फुल एडर हाफ एडर एक ही बात हो गया। अगर हाफ एडर है तो हम फुल एडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा है ना, एक्स्ट्रा गेट्स की जरूरत पड़ सकती है। हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते, बना सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं। ठीक है, ये तो 100% है, ये सारे 100%। इससे हम कोई भी सर्किट बना सकते
अगर सिर्फ एक्चुअल पेपर्स को तुम लोग अच्छे से कर लो तो ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस एक एक क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है कि हाँ इसका आंसर पता चल गया। अगर उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आए तो वो बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमने एक क्वेश्चन किया तो उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उसको उसी समय समझ लिया, पढ़ लिया। अब वो इससे थोड़ा सा डाइवर्ट होकर अगर नया क्वेश्चन भी देगा तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट, बोलो। ए प्लस ए बी, ठीक है, तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी। या फिर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा शायद ये, ठीक है। तो फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी। तो यहां पर फिर ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा। या आई थिंक यहां पर कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर कभी भी हमें समेशन में एक ए और एक ए कॉम्प्लीमेंट बी या बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मतलब समझ जाना वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन द कंप्यूटर। मेमोरी कौन सी होती है मेमोरी डिवाइस? फ्लिप फ्लॉप। अभी मैंने बताया कि फ्लिप फ्लॉप में हम 1 बिट को यूज करते हैं, क्लियर। रेक्टिफायर तो रेक्टिफाई करने का काम करता है, कंपेरेटर ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर करने का काम करता है, ठीक है। क्लियर, कंपेरेटर कंपेयर करने का काम करता है, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कर दो। बी 4-4 बिट में लिखेंगे उसको और फिर 3-3 बिट में पेयरिंग कर देंगे। क्लियर, सॉल्व करते चलना साथ में ताकि प्रीवियस ईयर के सारे कंप्लीट हो जाएं, कंप्यूटर उठाना ना पड़े अगली बार। नेक्स्ट, टोटोलॉजी हमेशा ऐसी चीज होती है जो ऑलवेज ट्रू होती है ना। अगर ना पता हो तो ये तो डेफिनेशन लिखिए, कई बार डेफिनेशन ना भी लिखा है, सिर्फ टोटोलॉजी लिखा आ जाए तो इसका मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका आउटपुट हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जिसका आउटपुट हमेशा ट्रू आता है उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। क्लियर है?
तो टोटोलॉजी इज अ बुलियन फॉर्मूला दैट इज ऑलवेज ट्रू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑलवेज ट्रू होगा? तो यहां पर हमें पता है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 बना देगा, तो 1 प्लस एनीथिंग 1 प्लस एनीथिंग 1। तो ऑप्शन सी जो है वो ऑलवेज ट्रू रहेगा। बाकी यहां पर देख के पता चल रहा है x की वैल्यू 0 के कारण ये 0 हो सकता है, यहां पर y की वैल्यू 0 के कारण ये 0 हो सकता है, यहां पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 के कारण भी ये 0 हो सकता है। x की वैल्यू 1 रख दी तो ये 0, y की वैल्यू 0 रख दी तो 0। ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शन 0 हो सकते हैं, लेकिन सी को तुम कभी भी 0 नहीं बना सकते, वो 1 ही रहेगा ऑलवेज। आ गई बात समझ में? लिख लो टोटोलॉजी की डेफिनेशन, और ऐसा आंसर जो हमेशा हमें 1 देगा वो टोटोलॉजी होता है। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखो, किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ठीक है, और ईईपी रोम, ये सभी रोम के टाइप्स हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? ठीक है, तो रोम पूछा जाएगा तो रीड ओनली मेमोरी, प्रोम पूछा जाएगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम पूछा जाएगा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? रोम जो होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना उस पर राइट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। रोम जो होती है वो बनी बनाई आती है कंपनी द्वारा, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? प्रोग्रामेबल रीड, प्रोग्रामेबल ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक रोम आएगी, हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि हम उसके प्रोग्राम को इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब कि यहां पर हम इरेज करने के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे वो इलेक्ट्रिकली होगी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब कि कुछ फ्यूजेस लगे हुए होते हैं उसमें, पहले जो इन सब में फ्यूजेस होते हैं ना, इनमें फ्यूजेस होते हैं, इसमें सर्किट्स होते हैं, सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पर सर्किट्स होते हैं और यहाँ पर फ्यूज होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम समझ लो कि यहाँ पर इस तरह से ये कुछ नहीं, सिंपली एक वायर्स हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से वायर्स हैं जो आपस पे कनेक्टेड आएंगे। ठीक है, पूरे ये इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये बहुत पतले वायर से किया जाता है, मतलब जितना पतला वायर ये होगा उससे भी पतला। जैसे कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है तो वहां पर भी फ्यूज लगा होता है ना, तो क्या होता है कि जैसे ही हाई वोल्टेज आता है, अब तो खैर वो खटके वो गिरने वाले आ गए, लेकिन पहले के उसमें वो रहता था, पतला सा फ्यूज होता था, एक पतला सा वायर होता था, तो जैसे ही हाई वोल्टेज आता है तो वो जो कॉपर वायर होता है वो पिघल के ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमारा सप्लाई जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा समझ लो कि ये ऐसे क्रॉस में चेक्स बने होते हैं, और ये जो कनेक्टेड होता है ये बहुत ही पतले वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर फ्यूज लगा दिया जाता है, पहले यहाँ पर एक तरीके से पतला सा वायर समझ लो होता था जो सब में होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कुछ इनपुट देंगे और यहाँ पर इनपुट देंगे, और सबके लिए ये स्टार्टिंग में ट्रू देगा। ठीक है, हर एक के लिए क्या देगा? ये ट्रू, मतलब कि यहाँ पर मैंने 0 0 0 0 0 दिया, फिर यहाँ पर भी मैंने 0 0 0 0 दिया, तो सबके लिए वो सारे आउटपुट दे देगा क्योंकि सबसे कनेक्टेड है। ठीक है,
अब उसमें क्या रहेगा, तुम चाह रहे हो कि कोई सा पर्टिकुलर आउटपुट ना आए, तो वहां पर तुम उसका फ्यूज जला दोगे, ठीक है। तो वहां से उस पर्टिकुलर से आउटपुट नहीं आएगा, तो मतलब बाकी सब पे 1 आएगा और उस पे 1 नहीं आएगा, उस पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो भी तुम्हें प्रोग्राम करना है, मैंने कल बताया था कि हमारे पास ट्रुथ टेबल सबसे पहले हम तैयार करते हैं कि कहां पर हमें चाहिए 0 और कहां पे चाहिए 1। तो बस जहां जहां पे हमें 0 चाहिए है, वहां के फ्यूज को क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए अब ये वन टाइम है, हम इसको सिर्फ एक ही बार ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपनी से जो बनकर आएगा वो ऐसा बनकर आएगा जिसमें पतले पतले वायर होंगे, और उसको एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। उसको प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि वहां पर जहां जहां पर हम 0 चाहते हैं, वहां के सर्किट को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो वो अब फिक्स हो गया, अब उसके प्रोग्राम को हम चेंज नहीं कर सकते। अब वहां पर जो प्रोग्राम लिखा है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको फिर से राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर टेक्निक्स चेंज हो गई धीरे धीरे। अब वहां पर हम यहां पर वो जो सर्किट लगाते थे उसकी जगह पर फ्यूज लगाने लग गए, तो हम फ्यूज को ब्रेक और कर सकते हैं या फिर दोबारा से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल टेक्निक से नहीं होगा, वो फिर इलेक्ट्रिकली उसके लिए जो यूनिट बनी होगी, उसके लिए जो डिवाइस बना होगा, फिर वो उसी से ही हो सकता है, ठीक है। उसमें हम डिसाइड कर देंगे कि कौन से फ्यूज को रखना है, किसको फ्यूज को बंद कर देना है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से रोम बनती है। अब ये थ्योरेटिकल है और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, लेजर बीम ना। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अब ये ऑडियो प्लेयर वगैरह कैसे क्या साउंड को रिप्रोड्यूस करता है, तो ये सब कुछ चीजें हार्ड डिस्क मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर याद ही कर लो बस। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर मान लो तुम्हें पहले से पता है तो लगा दिया, नहीं तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट कर लो इसको सॉल्व।